अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कतर इसराइल जंग में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बजाते खुद इस वक्त हंगामी तौर पर कतर पहुंच गए हैं। दोहा पहुंचकर उन्होंने कुछ अहम मुलाकातें की हैं, लेकिन ये मुलाकात, ये दौरा जो है वो इतना सादा नहीं है जितना बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये इजहार यकजहती करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पहुंचे हैं। लेकिन हाल ही में जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था, जब ईरान एक जंग लड़ रहा था, तो तब जो पाकिस्तान है वो ईरान नहीं पहुंचा था। ईरान पहुंचकर यूं जंगी हालात के अंदर उनके साथ इजहार यकजहती नहीं की थी। तो फिर वो क्या वजह है कि हम लोग अरब ममालिक के साथ इतना क्लोज हैं? वो दिफाई मुआहिदे, वो खुफिया दिफाई मुआहिदे, जिनकी कहानी आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिनके तहत पाकिस्तान इन तमाम तर अरब ममालिक के लिए लड़ेगा। ये तमाम तर कहानियां क्या हैं जो कि माजी के औराक उल्टाने से हमें पता लगेंगी, आगे चल के आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से तुर्किया ने इस तमाम तर हमले को, जो कि कतर के ऊपर हालिया किया गया है, नाकाम बना दिया है, उसकी क्या इसके अंदर कोशिशें रही हैं और अब क्या हो रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, एक नूरा कुश्ती हुई है, उस बाबत भी आपको हल्का सा बताएंगे और साथ ही साथ आपके सामने कुछ और अहम तफसीलात भी रखेंगे। मशरिक़ वुस्ता के एक अहम तरीन कमांडर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। रावलपिंडी में कुछ मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद हमारे एयर चीफ से भी बताया जा रहा है कि ये मुलाकात होगी। ये क्या माजरा है, मशरिक़ वुस्ता के जो कमांडर हैं वो पाकिस्तान क्यों आए हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तमाम तर तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो भी इजराइल के हवाले से है, जो कि एक और हमला कर दिया गया है, यमन के ऊपर कर दिया गया है। आपको खबरों में यूं नहीं मिलेगा, कुछ इंटरनेशनल जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वही इस बात को कवर कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सबके लिए ये बात नॉर्मल हो चुकी है। यमन के ऊपर हमला कोई नई बात रही नहीं है, लेकिन सना के ऊपर अल-जौफ सूबे में हमला किया गया है और 35 के करीब जो है वो जा बहक हो गए हैं इंसान, और उसके बाद 113 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। इससे ज़ायद बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हो गए हैं। अभी कतर वाला मामला जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था कि उतने में जो इसराइल है उसने जारहियत करते हुए यमन के अंदर भी हमला कर दिया है और कुछ लोग बता रहे हैं कि वो भी सिविलियंस के ऊपर हमला किया गया है। इसी के साथ बात करें तो पाकिस्तान समेत कुछ अहम इस्लामी ममालिक इस वक्त कतर पहुँचे हैं। दोहा पहुँच कर उन्होंने जो इजहार यकजहती है वो किया है, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। फिलहाल तो अभी प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं, उसके बाद जो सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान वो पहुंचेंगे, उसके बाद जो यूएई के सदर हैं वो वहां पर हो के आ चुके हैं, उसके बाद जो उर्दन के आप यूँ कह लीजिए कि जो वली अहद हैं हुसैन अब्दुल्ला वो भी वहाँ से होकर आ चुके हैं। ये तमाम तर ममालिक सिर्फ अफसोस करने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का क्या मामला है? पाकिस्तान के हवाले से दिफाई हलकों में बहुत सालों से ये खबरें चलती रही हैं कि पाकिस्तान के अरब ममालिक के साथ खुफिया मुआहिदे हैं, हमारी अफवाज के खुफिया मुआहिदे हैं, जिनके तहत अगर इनके ऊपर हमला होता है तो उसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान उसका जवाब देगा। तो ये तमाम तर बातें जो हैं वो सऊदी अरब के हवाले से आपने सुनी होंगी कि जब पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम तैयार कर रहा था तो उस वक्त सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट किया था। और इस बात की जो तस्दीक है या दावे जो हैं वो हमें इजराइल से भी मिलते हैं। इजराइल के एक फ़ौज के सरबराह ने भी दावा कर दिया था और उसके बाद फिर हमें एक सऊदी सफारतकार का पता लगता है जिसका नाम खलवी था, जो कि अमेरिका में पनाह लेना चाहता था। इसके लिए उसने FBI पे और सऊदी अरब के ऊपर ही बहुत से इल्ज़ामात लगाए थे कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। ये खुफिया मुआहिदा जो है पाकिस्तान के साथ हो चुका है, क्योंकि एटमी प्रोग्राम बनाते वक्त पूरी दुनिया जो है वो हमें आइसोलेट कर सकती थी, जिस तरह से ईरान को किया गया। जब बन जाता है उसके बाद सूरत हाल बदल जाती है। तो वैसे में हमें ज़रूरत थी चंद ऐसे ममालिक की जो कि हमें सपोर्ट करते, जो कि दुनिया को पैगाम पहुंचाते कि हमारे पास सरमायाकारी की कमी नहीं है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ऐसे में सऊदी अरब ने अपने वज़ीर दिफा को भी पाकिस्तान भेजा था और ये पैगाम जो है वो दुश्मनों को पहुँचा दिया गया था कि हमारे पास सप्लाई की कमी नहीं है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है और
और हम लोग जो है वो एक एटमी ताकत बनकर रहेंगे। तो फिर ये जो है वो तस्वुर किया जाता है या कुछ ज़राए जो है वो ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान ने बदले में जो है वो खुफिया मुआहिदे किए थे, दिफाई मुआहिदे, जिसके तहत ये था कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो फिर हम लोग उसके बदले में रिटेलिएट करेंगे और एटमी हमला जो है वो उनके ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस हवाले से BBC की एक रिपोर्ट भी है 2013 के अंदर शाया हुई थी और उसके अंदर एक नेटो के अहलकार का हवाला देकर बताया गया था ज़राए से कि उस नेटो के अहलकार ने वो खुफिया दस्तावेज़ात देखे हैं जिसके अंदर ये तमाम तर डील हो चुकी है और पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है वो मिलकर एटमी प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं, या सऊदी अरब को पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम दे देगा। आल दो इसकी तरदीद पाकिस्तान ने भी की थी और सऊदी अरब ने भी की थी, लेकिन स्टिल ये बात जो है वो समझी जाती है। और अब जिस तरह की हम सूरत हाल देखते हैं कि ईरान के अंदर जब हमला हुआ तो पाकिस्तान उसके साथ टेलीफोनिक रब्ते करता रहा, लेकिन हम लोग वहाँ पर गए नहीं। लेकिन अब सऊदी अरब के बिल्कुल साथ जब हमला हुआ है तो फिर हम लोग वहाँ पर गए भी हैं। सबसे पहले हमने कॉल करके उनकी हिमायत का ऐलान भी किया है, हमने अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में उनके लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी है। और ये तमाम चीज़ें अगर हम मैच करें तो हमें पता लगता है कि ये वाकई कुछ दिफाई मुआहिदे हैं जिसके तहत पाकिस्तान आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुआहिदा सऊदी अरब का और कतर के साथ हम लोग क्यों आगे बढ़ चढ़ कर जो है वो साथ दे रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कतर है वो बिल्कुल सऊदी अरब के साथ है और सऊदी अरब के साथ हमारी उल्फत कुछ यूँ भी है कि वो वहाँ पर हमारी मुक़द्दस जगह हैं, वहाँ पर मुक़द्दस मुकामात हैं मुसलमानों के, और उसकी हिफाजत जो है ये मुसलमान अपना फ़र्ज समझते हैं। और अगर कतर के ऊपर इजराइल आकर बैठ जाता है तो फिर कोई इसके अंदर दो राय नहीं है कि फ्यूचर के अंदर वो हमारे जो नया किबला है उसके ऊपर भी अटैक करेगा। पुराने किबले के ऊपर जिस तरह से वो बिना सोचे समझे अटैक कर देता है, नए के ऊपर भी करेगा तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। तो उसके लिए जो हिफाजती इक़दाम हैं वो पाकिस्तान ने करना शुरू कर दिए हैं। हमने सख्त अल्फाज में एक तो मजम्मत की, लेकिन सवाल आपके ज़हनों में ये भी आ रहा होगा कि पाकिस्तान जो है वो अब अटैक क्यों नहीं कर रहा। अगर हमारे दिफाई मुआहिदे हैं तो हम लोग इसराइल के ऊपर अटैक कर दें, तो भाईजान जो कतर है वो ख़ुद भी अटैक नहीं कर रहा। ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, अगर कतर चाहे तो वो अटैक कर सकता है, उसके पास एक अच्छी एयरफोर्स है, उसके पास जो है वो अमेरिका के दिए हुए हथियार हैं, राफेल है, उसके पास F-15 है, यूरो फाइटर्स हैं, उससे वो हल्का फुल्का मुकाबला तो करेगा ना। पाकिस्तान भी आउट नंबर था, पाकिस्तान के पास भी जो है वो कम ख़तरनाक हथियार थे, लेकिन पाकिस्तान ने मुकाबला कर लिया और जीत भी लिया और इसराइल के दोस्त को शिकस्त फाश भी दे दी। तो फिर ये जो कतर है वो भी इसराइल का मुकाबला तो कर ही सकता है और उसके बाद जो होगा होगा। लेकिन अगर कतर खुद नहीं कर रहा तो फिर पाकिस्तान कैसे करे। तो बाकी जो तमाम तर GCC ममालिक हैं अगर ये नहीं कर रहे तो फिर हम लोग क्यों करें। GCC ये तमाम तर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनका एक ग्रुप है और इनकी भी आपस में डील्स हैं, कुछ एक डिफेंस पैक्ट भी है इनका, जिसके तहत अगर किसी एक के ऊपर हमला किया जाता है तो सबके ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा और ये सब मिलकर रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन आज तक हमने ऐसा होता हुआ कभी देखा ही नहीं है। शादर नादर हमें कभी पता लगे कि किसी एक के ऊपर इस तरह की आफत आई है और उन सब ने मिलकर रिटेलिएट किया है। तो अब ये वाला जो एक ग्रुप है वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये भी रिस्पॉन्स नहीं करे तो इसका मतलब है कि कतर अभी उस तरह से ऐलान जंग नहीं कर रहा, कतर हमला नहीं करना चाह रहा है इसराइल के ऊपर और शायद वो भी खुद भी डरा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो फिर सफारती तौर पे एक इशारतन मैसेज देने के लिए वहाँ पहुँच चुका है और वहाँ पहुँचकर जो है वो दुश्मनों को पैगाम दिया जा रहा है कि चूँकि हम लोग एक एटमी ताकत हैं, हमारा वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा माने रखता है। ये बड़ी माने खेज़ बात है कि एक पाकिस्तान जो कि रिसेंटली इसराइल के बहुत ही करीबी दोस्त को शिकस्त दे चुका है, वो कतर की मदद को आया है। वो कतर जिसके ऊपर इसराइल ने स्ट्राइक्स की हैं और उसके बाद फिर जो बयानात हैं आपस में वो तो चल ही रही हैं। नेतन्याहू जो है वो बाज नहीं आ रहा, बराह रास्त पाकिस्तान को अटैक करने की उसने कोशिश की है और 9/11 के मौके के ऊपर उसने इस तमाम तनाज़े को जो कि कतर के अंदर उसने मुज़ाहमतकारों को निशाना बनाया, ये कोशिश की उसकी, उसको उसने बिन लादन से जोड़ दिया कि बिन लादन जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर उसको अटैक किया गया था, स्ट्राइक्स की गई थी, उसी तरह से हमने भी कतर के अंदर किया है और ये बिल्कुल वैसी बात है। लेकिन फिर इसका कतर ने जवाब भी दिया। कतर ने कहा भाई वाह, तब जो अलकायदा जिसके खिलाफ अमेरिका ने क्रैकडाउन किया था तो वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, आपके तो बैक वक्त मुज़ाकरात भी चल रहे होते हैं, आप लोग जंग भी नहीं रोकते हैं।
और आप लोग हमले भी करते हैं उसी जगह पे जहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इससे वाज़ेह तौर पे दुनिया को पता लगता है कि कौन मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, कौन अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। इसके अंदर तो अब कोई दो राय नहीं रह जानी चाहिए। और कतर भी अब पीछे हट रहा है, तो अब आगे तो मुज़ाकरात का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और कतर कहता है कि भाई मैंने तो अमेरिका और इजराइल के कहने पर ये मुज़ाकरात बतौर सालसी का किरदार अदा करना शुरू किया था, लेकिन अब आप लोग खुद ही चाह रहे हो कि हम लोग पीछे हट जाएं। आप लोगों ने जारहियत की है तो फिर पीछे मैं हट ही जाऊंगा और फिर जो होगा वो देखी जाएगी। लेकिन ये मुज़ाकरात वाला, अमन मुआहिदों वाला तमाम जो मामला है वो एक दफ़ा से रुकने वाला है और मशरिक़ वस्ता के अंदर मज़ीद जो कशीदगी है वो हो सकती है। फिर ऐसे में तुर्की का नाम लिया जा रहा है। तुर्की ने जो मुज़ाहमतकार हैं उनको इतला दी, पेश की इतला दी कि भाई आप लोगों के ऊपर हमला होने वाला है, और वो वहाँ से निकल गए और अपने आप को सेव कर लिया। और रिसेंटली फिर जब शामी सदर का हवाला दिया जाता है कि उन्होंने निकलना था, वहाँ पे हमला होना था, तो उनको भी जो है वो इतला तुर्की ने दी थी। ये ख़बरें जो हैं वो एक तो ब्रिक्स न्यूज़ का मुझे पता है कि वो कर रहा है, लेकिन मुख्तलिफ जो लोग हैं वो ये बातें करते रहते हैं कि तुर्की ने तमाम पर जो इतलात हैं वो पहुँचाई हैं और उनकी इतलात के ऊपर ही ये तमाम तर इसराइल का जो हमला है वो नाकाम हुआ है। तो फिर इसराइल की जो फ्रस्ट्रेशन है, अब वो चूँकि वो धमकियाँ भी लगा रहा है, तो हो सकता है कि वो तुर्की को भी निशाना बनाने की कोशिश करे, क्योंकि तुर्की भी कोई छोटा मुल्क नहीं है, उसके पास भी बहुत बड़ी फ़ौज मौजूद है और ऐसी फ़ौज है जो कि इजराइल को टफ़ टाइम दे रही है इस पूरे खित्ते के अंदर। उसके अलावा जो दीगर अरब ममालिक हैं उनके पास तो अपनी अफवाज भी नहीं है और वो तो रेंट आउट करते हैं एक तरह से अमरीकी अफवाज, जो कि मुश्किल वक्त में उनको छोड़ जाती हैं। उनके दिफाई निज़ाम काम करना बंद हो जाते हैं, इसराइल के जहाज़ उड़ के आते हैं, आके निशाना बना के चले जाते हैं। तो ये तो उनका मामला है। तो ऐसे में तुर्की टफ़ टाइम दे रहा है। जो भी उनके लिए थ्रेट है ना, मुस्तकबिल में हल्का सा भी उनको टफ़ टाइम दे सकता है, वो उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई बहाना बनाकर हमला लॉन्च कर देते हैं। लेकिन ये फिर भी लम्हा फ़िक्रिया है भाई। आज अगर कतर के ख़िलाफ़ किया है तो कल जो है वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ भी हो सकता है, कल इजिप्ट के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। आप बेशक जितनी मर्ज़ी मामनत करते रहें उनकी, आप उनके सामने लेटे रहें। कतर ने क्या नहीं किया था, ट्रंप की किस तरह से आओ भगत की गई, उनको दुनिया का सबसे महंगा तरीन जहाज़ तोहफे में दिया गया जो कि किसी ने किसी को नहीं दिया होगा शायद आज तक तारीख़ में। उसके बाद उनको किस तरह से लुभाया गया जब वो मशरिक़ वस्ता में आए थे, लेकिन फिर क्या हुआ, उनके ही तमाम तर दिफाई निज़ाम फ़ेल हो गए। उनकी एयर बेस ने ना कोई रिस्पॉन्स किया, ना कुछ हुआ, और आपके ऊपर अगले आकर हमला करके चले गए। तो बाकी सब के लिए भी एक लेसन था जो कि उनको सीखना है कि ये किसी के सगे नहीं होते। ऐसे में फिर ख़ुद आपस में जो है वो नूरा कुश्ती ये कर रहे हैं। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था इस पर बात करने का, क्योंकि बिल्कुल फजूल सा ये मौजू हो जाएगा कि ट्रंप इसराइल के साथ अनबन हो रही है उनकी। ये बातें पहले भी आपने सुनी होंगी, लेकिन फिर होता वही है। अब की बार भी वैसे ही हुआ। कल रात ट्रंप ने कॉल की और टेलीफोनिक जब रब्ता हुआ नेतन्याहू और ट्रंप के माबैन, तो उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि सख्त जुमलों का तबादला हुआ। और सख्त जुमलों का तबादला होने के बाद फिर एक और ख़बर आ गई कि भाई जो सख्त जुमले हैं वो खुशगवार मूड में तब्दील हो चुके हैं, एक और कॉल हुई है। तो ये ऐसे चलता रहता है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये कुछ नहीं करेंगे। और ये क्या करते हैं अपने एलाइज के साथ वो आपने देख लिया है। उसकी एक बहुत बेहतरीन जो मिसाल है वो कतर आपके सामने है। और दीगर ममालिक जो हैं अगर वो भी कुछ करेंगे या उनके ऊपर भी कोई शक होगा तो उनके अंदर भी यूं ही स्ट्राइक्स की जाएंगी। ये पैगाम जो है वो नेतन्याहू दे चुका है। तो आज नहीं तो कब होश के नाखून लो और अपने आप को बचाओ। अगर ये तमाम तर ममालिक मिलकर उसको काउंटर करने लग जाएँ तो आप बताइए क्या अमेरिका की हेल्प के बावजूद भी वो इतनी हिम्मत कर सकता है, इतनी जुर्रत कर सकता है कि वो बिन बताए किसी गैर मुल्क के अंदर हमला कर दे? यूँ हरगिज़ नहीं। हाँ, ये होगा कि आप लोग उसको फतह नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका उसके साथ खड़ा है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि वो इतनी बेबाकी से किसी के ऊपर भी हमला कर दे। ईरान अकेला था, उसने फिर भी टफ़ टाइम दे दिया, सबक सिखा दिया इन तमाम तर ताकतों को। तो अगर ये तमाम तर ममालिक इकट्ठे होकर उसको हल्का सा टफ़ टाइम दें, एक दफ़ा का लेसन दे दें, उसके बाद वो कई सालों तक हिम्मत नहीं कर पाएगा कि मैं यूं जाकर मुंह उठाकर किसी की भी मुल्क के अंदर स्ट्राइक्स कर दूं। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।